दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी को देखेंगे, हार्टलैंड थ्योरी, हैवॉल्ड जॉन मैकिंडर की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें पिछले कई सालों के नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में या किसी भी ज्योग्राफी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 90% क्वेश्चंस आपको इस थ्योरी से मिलेंगे। अदर थ्योरीज भी हैं, जैसे कि सेवरेस्की की थ्योरी, एटीमान की थ्योरी, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये दोनों। स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, लेकिन मैकिंडर की थ्योरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे और इसका एक हम लोग हेडलाइंस भी इसमें समझेंगे कि किस तरीके से हमको, अगर इसमें लॉन्ग आंसर लिखना है तो हमें कैसे लिखना है। क्योंकि जो बड़े टॉपिक्स होते हैं, मैकिंडर की थ्योरी मेरे हिसाब से, अगर ज्योग्राफी का हम लोग सिलेबस देखें तो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट और क्रिटिकल थ्योरी इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये, उतनी कठिन ये थ्योरी है नहीं, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये थ्योरी बड़ी बहुत है। और जब इस तरह के जो बड़े टॉपिक्स होते हैं, बड़े सिद्धांत होते हैं, उसमें हम लोग कभी कभी अगर लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं या अगर हम उसके नोट्स बना रहे हैं तो ये दिक्कत होती है कि कहीं कोई चीज़ हमसे मिस ना हो जाए। और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ी थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं और इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हमको अदर सोर्सेज से भी पढ़नी पड़ती हैं। तो इस वजह से इसको प्रिपेयर करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आज हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि कम समय में आसानी से समझ लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग हेडलाइन को देखें तो मैंने सिंपल सी इसकी फ्रेमिंग कर दी है, हु वाज मैकिंडर और उनका बेसिक आइडिया। सबसे पहले तो अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं या अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस थ्योरी के लिए, तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि मैकिंडर कौन थे और उनका बेसिक आइडिया क्या था हार्टलैंड थ्योरी के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन होगा। ये आप 50 वर्ड, ये आप 50 वर्ड्स का लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी मेन थ्योरी शुरू हो जाएगी। मेन थ्योरी में अगर आप देखें तो मेन थ्योरी के आपको 3 पार्ट्स करने होंगे, क्योंकि ये थ्योरी जो है ये बहुत बड़ी थ्योरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसे बहुत कम सिद्धांत होते हैं जो इतने लंबे समय में कोई विद्वान तैयार करता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है ये थ्योरी। आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1904 में जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री एक लेख लिखा। उसके बाद डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919 में, और इसका दूसरा खंड आया 1942 में, और 1943 में द राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ पीस। तो 1904 से लेके 1943 तक, इतने लंबे समय तक के अंदर ये पूरी थ्योरी बन के तैयार हुई। क्योंकि मैकिंडर समय समय पे, जैसे जैसे विश्व की परिस्थितियां बदल रही थी, वैसे वैसे मैकिंडर उसी परिस्थितियों के अनुरूप अपने थ्योरी में बदलाव भी करते जा रहे थे। जैसे जैसे वैश्विक राजनीति में बदलाव आ रहा था, वैसे वैसे मैकिंडर बदलाव कर रहे थे अपने सिद्धांत में। तो इस वजह से आप देखिए, इन्होंने इतने लंबे समय तक अपनी थ्योरी पे काम किया और इस वजह से ये सिद्धांत काफी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मेन थ्योरी में तीनों जो इनकी कृतियां हैं, 2 लेख हैं, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, बीच वाली जो डेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, ये किताब है। तो इन तीनों इनकी रचनाओं में, तीनों कृतियों में इन्होंने काम किया है इसी पर। तो सभी में अलग अलग काम है, वो तो अभी हम लोग देखेंगे जब डिटेल में समझेंगे इसको। तो इन तीनों की आपको प्रॉपर अलग अलग हेडलाइन बनानी पड़ेगी। तो सेकंड वाले के अंदर आपके 3 सब हेडलाइन या सब डिविजन्स हो जाएंगे। तो अगर आप एक के बारे में 50 to 60 वर्ड्स लिख रहे हैं तो आराम से 150 या 200 वर्ड्स तक का जो कंटेंट है वो आप इस सेकंड थ्योरी वाली हेडलाइन में बना सकते हैं। ये आपका 50 वर्ड का इंट्रोडक्शन हो ही गया। तो 250 वर्ड्स आपके इन 2 ही हेडलाइन से हो गए। अब बात आती है इसकी क्रिटिसिज्म की और रेलिवेंसी की। तो क्रिटिसिज्म में बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद रेलिवेंसी भी इसकी इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी का अगर हम अभी के समय में देखें तो क्या रेलिवेंस है। जैसे कि हम लोगों ने सेवरेस्की की थ्योरी में भी ये चीज देखी थी कि सेवरेस्की की थ्योरी की क्या रेलिवेंसी है।
तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि सेवरेस्की की थ्योरी अच्छी है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि एयर पावर ही सबसे बड़ी पावर है। रेलिवेंट है, उसने एयर पावर को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन एयर पावर ही हर सब कुछ, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये चीज सही नहीं है। तो रेलिवेंसी को भी इसी तरीके से, जैसे हम लोगों ने महान को देखा, सेवरेस्की को देखा, उसी तरीके से मैकिंडर की रेलिवेंसी को भी हम लोग समझेंगे और आलोचना भी देखेंगे। तो ये हो गई आपकी 3 हेडलाइन, जिसमें कि सेकंड वाली हेडलाइन में 3 आपके सब डिविजन्स हो जाएंगे। तो अगर आप 50 वर्ड्स, इन तीनों में 50-50 वर्ड्स, तो इधर आपके हो गए लगभग 200 वर्ड्स हो गए, और अगर कहीं आप थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिए तो 200 से 250 शब्दों तक का आपका कंटेंट इन 2 हेडलाइन में प्रिपेयर हो जाएगा। और क्रिटिसिज्म और रेलिवेंसी भी अगर आप 50-50 वर्ड्स में लिख दे रहे हैं तो आसानी से आप 300 से लेके 400 वर्ड्स तक का एक अच्छा कंटेंट इन हेडलाइंस को यूज करके लिख सकते हैं। अब इसमें बात आती है फिगर की। तो फिगर इसमें मेनली एक ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तो बात एक फ्रेमिंग की हो गई, यहां से आप इसका एक कंटेंट बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक हेडलाइन को लेके चलेंगे और इसको समझते हुए अब अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हम लोग की हेडलाइन है वो वॉज मैकिंडर और उनका बेसिक आइडिया। तो मैकिंडर के बारे में एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि मैकिंडर, जब भी मैकिंडर की बात आती है तो मैकिंडर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटेन में जियोग्राफी की स्टार्टिंग की। ऐसा नहीं है कि उसके पहले जियोग्राफी वहां पे थी नहीं, लेकिन वहां पे जियोग्राफी को एज अ सब्जेक्ट के रूप में उतना पढ़ाया नहीं जाता था। वहां पे मेनली क्या था कि जो कैप्टन्स होते थे शिप्स के, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसके उपनिवेश जगह जगह पे थे, तो शिप्स के जो कैप्टन लोग होते थे वही लोग पढ़ाते भी थे। लेकिन प्रॉपर अलग सब्जेक्ट के रूप में एकेडमिक्स के फॉर्म में जियोग्राफी, वो चीज वहां पे नहीं थी। तो इसका श्रेय, जैसे हर स्कूल ऑफ जियोग्राफी का कोई एक मेन हुआ है, जैसे कि जब हम बात करते हैं फ्रांस की तो वहां पे ब्लाश का नाम आता है। जब हम बात करते हैं अमेरिका की तो वहां पे अर्नॉल्ड गुयोट, रोलिन डी सैलिसबरी, और उसके बाद इन लोग से भी ज्यादा नाम आता है डेविस का। जब हम बात करते हैं जर्मन की तो वहां पे नाम आता है हम्बोल्ट एंड रिटर का। उसी तरीके से ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में सबसे बड़ा नाम जिन्होंने वहां पे जियोग्राफी की स्टार्टिंग की वो आता है मैकेंडर का। मैकेंडर के बारे में यही चीजें इंपॉर्टेंट है। 1887 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये रीडर बने, और उसके बाद 1887 के बाद 1899 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये स्कूल ऑफ जियोग्राफी, वहां पर ये प्रोफेसर बने। मतलब 1887 में भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही थे, और 1899 में, 87 में रीडर बने थे, और 1899 में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही स्कूल ऑफ जियोग्राफी, एक अलग जियोग्राफी का एक डिवीजन कर दिया गया, उसमें ये प्रोफेसर बने। और बाद में फिर ये ब्रिटेन में लंदन यूनिवर्सिटी जो है वहां पर भी प्रोफेसर रहे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के भी सदस्य रहे, और अलग अलग उच्च पदों पे ये रहे। जो ब्रिटेन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी है उसमें भी ये उच्च पदों पे रहे। तो कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिशियन के फॉर्म में भी रहे, और एक ये स्कॉलर या एक विद्वान, एक प्रोफेसर के भी फॉर्म में नजर आए हमको ब्रिटेन में। 2 यूनिवर्सिटी से इनका ज्यादा संबंध था मेनली, एक तो लंदन विश्वविद्यालय और एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 2 बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज ब्रिटेन की। तो उनसे ये संबंधित थे। इनके बारे में वही 2 ईयर आपको याद रखने हैं, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 1887 और 1899। तो ये बातें हो गई इनके कुछ जीवन से संबंधित, कि क्या इनका कार्य रहा ब्रिटेन में। इसके बाद अब बात आती है इनकी बेसिक आइडिया की, कि ये अपने इस हार्टलैंड थ्योरी के माध्यम से ये क्या बताना चाहते थे। तो मैकेंडर मेनली ये मानते थे कि जो थल शक्ति है वो श्रेष्ठ है। थल शक्ति का मतलब लैंड पावर। ये क्वेश्चन कई बार मिलान करने के लिए आता है। अब क्वेश्चन की बात आई गई है तो यहाँ पे हम बता दें कि मैकेंडर की इस थ्योरी से आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे।
हर चीज को आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है। एक तो मिलान करने के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि सी पावर किसने दिया, लैंड पावर किसने दिया, रिम लैंड किसने दिया, सिंपल क्वेश्चन, वो इजी होते हैं। उसने किसी ने अगर बेसिक्स भी पढ़े हैं तो वो आसानी से कर सकता है। दूसरा, एजर्सन रीजन के क्वेश्चन इस थ्योरी से काफी आते हैं, बुक्स अक्सर पूछी जाती हैं। ये जो बुक्स हैं ये सब अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपको इस थ्योरी से देखने को मिलेंगे। और रिटर्न अगर आपका एग्जाम है तब तो डिटेल में आएगा लिखने के लिए। तो मैकेंडर जो थे वो लैंड पावर को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो ये कहते थे कि कोई एरिया जियोग्राफिकली किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका एक लेख था जो स्कॉटिश जियोग्राफिकल एक पत्रिका है, स्कॉटिश जियोग्राफिकल मैगजीन, उसमें एक उनका लेख प्रकाशित हुआ और ऐसा माना जाता है कि ये उनका प्रथम लेख था 1890 में। ये लेख भी इनकी इस थ्योरी से संबंधित है। हालांकि मेन थ्योरी तो 1904 में शुरू हुई, लेकिन इस लेख में जिसका नाम था द फिजिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी, मतलब कि भौगोलिक या भौतिक कह सकते हैं, भौतिक आधार राजनीतिक भूगोल के भौतिक आधार का यहाँ पे क्या मतलब है। भौतिक आधार का मतलब ये है कि कौन सा एरिया जियोग्राफिकली कैसे सेफ है। यही तो उन्होंने कहा है पाइवट एरिया के बारे में। तो इनका बेसिक आइडिया यही था कि लैंड पावर कैसे इंपॉर्टेंट है, लैंड पावर क्यों अदर पावर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये चीज सही भी है अगर हम लोग उसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो। आज के समय में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। आज के समय में इतने तरह के हथियार आ चुके हैं कि कोई एरिया उतना सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई एरिया जियोग्राफिकली सेफ है, उसको जियोग्राफिकली उसकी लोकेशन ऐसी है तो उसको काफी सेफ्टी मिलती भी है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ऐसे ही एरियाज को लेके विश्व में तनाव भी रहता है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा पंजशीर के बारे में, पंजशीर वैली। जब तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान में, तो पंजशीर वैली जो है वो अभी भी माना जा रहा है कि तालिबान अभी भी उस पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है, क्योंकि वो वैली बहुत ही दुर्गम एरिया है वो। इसी तरीके से गोलन हाइट्स का आपने बहुत नाम सुना होगा। इसराइल क्यों हमेशा गोलन हाइट्स को अपने कब्जे में लेना चाहता है। गोलन हाइट्स वाले एरिया पे हालांकि इसराइल का ही कब्जा है, थोड़ा सा एरिया सीरिया के पास भी है। सीरिया और इसराइल का जो बॉर्डर है वहां पे है गोलन की पहाड़ियां। गोलन की पहाड़ियां एक ऐसा लोकेशन है वो जहां से इसराइल अपने सभी दुश्मनों पर नजर रख सकता है। इसी तरीके से अगर हम कारगिल की बात करें तो कारगिल में भी आपने सुना रहा होगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सेनाएं थी वो ऊपर पहुंच चुकी थी, उनके पास हाइट थी, जियोग्राफिकली वो ज्यादा एडवांटेज उनको मिला था। लेकिन बाद में हालांकि हमने उनको हराया। इसीलिए इंडियन आर्मी को इतना महान माना जाता है उस युद्ध की वजह से कि जियोग्राफिकली एडवांटेज होने के बाद भी इंडियन आर्मी ने उनको पीछे किया। तो जियोग्राफिकली लोकेशंस, जियोग्राफिकली अगर कोई एरिया है उस एरिया का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपने बचपन से पढ़ा रहा होगा कि हमारे उत्तर में हिमालय है जो कि हमारे लिए सेफ्टी हमको प्रदान करता है। तो इनका बेसिक आइडिया यही था कि कौन सा एरिया किस तरीके से एक लैंड पावर है और लैंड पावर किस तरीके से अदर पावर से बेहतर है, जैसे कि सी पावर इन सबसे बेहतर है। ये इनका एक बेसिक आइडिया था। तो हम लोग मैकेंडर के बारे में कुछ बेसिक्स जान लिए, उनके वर्क्स को हम लोगों ने देखा, उनके आइडियाज को समझा, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे। अब बात आती है उनकी मेन थ्योरी की। 1890 से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1890 के बाद 1904 में सबसे पहले उन्होंने एक लेख लिखा। जियोग्राफिकल जर्नल पत्रिका में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ, बहुत ही फेमस मैगजीन थी, जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौगोलिक धुरी। बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण लेख है। और इस लेख में इन्होंने क्या क्या बताया है अब हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए
ये एरिया जो है, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इतने को ही देखिए पहले। ये जो एरिया है इसी को इन्होंने कहा था धुरी क्षेत्र, पाइवट एरिया। इस एरिया को ये बहुत ही ज्यादा सेफ मानते थे। क्यों सेफ मानते थे, उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। देखिए, इसमें इनका ये मानना था कि इधर माउंटेन है, इधर आपको पता ही है यहाँ पे यूराल माउंटेन्स हैं, और यहाँ यूराल रिवर भी है, वोल्गा नदी भी है, ये सब एरियाज हैं। अगर हम इधर देखें इस साइड में, तो इस साइड में भी यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और ऊपर आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो इधर भी माउंटेन्स, इधर माउंटेन्स, साउथ में माउंटेन्स, ऊपर आर्कटिक ओशन। तो ये एरिया जो है ये एकदम किले की तरह सेफ था अकॉर्डिंग टू मैकेंडर। और इसी को इन्होंने कहा कि ये हृदय स्थल, ये हृदय स्थल नहीं, सॉरी, इसको इन्होंने कहा धुरी क्षेत्र। अभी इन्होंने हृदय स्थल नहीं कहा है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हृदय स्थल लिखा जरूर है, लेकिन ये पूरे को लिखा गया है। मैंने अभी आपसे कहा कि अभी आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इतने को आपको देखना है। यहां से ये धुरी क्षेत्र है, ये हृदय स्थल नहीं है। हृदय स्थल आएगा 1919 में, अभी हम 1904 की बात कर रहे हैं। 1904 में इन्होंने क्या क्या किया, हम लोग को क्रम से चलना है। अगर हम लोग यहां मैप में भी देखें तो देखिए, इधर माउंटेन्स हैं, ये यहाँ पे यूराल माउंटेन है, इधर साइड में माउंटेन्स हैं, और बीच में ये एरिया है। हालांकि उस एरिया के बीच में भी माउंटेन्स हैं, लेकिन ये इधर के माउंटेन्स, इधर के माउंटेन्स, ये साइड के माउंटेन्स, बीच बीच में माउंटेन्स नहीं भी हैं, लेकिन काफी जगह पे हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा प्लेटो रीजन है। जहां भी आपको थोड़ा भी ब्राउन दिख रहा है वो पठारी क्षेत्र है, और ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो ये एरिया, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, किले की तरह सेफ है। ये बात हो गई धुरी क्षेत्र की, पाइवट एरिया की। इसके बाद इन्होंने कुछ और शब्दावलियों का यूज किया है, और ये शब्दावलियां इस थ्योरी को थोड़ा सा कठिन बना देती हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है, एक वर्ड यूज किया है, वर्ल्ड आइलैंड, विश्व द्वीप। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विश्व द्वीप क्या है। तो विश्व द्वीप में इन्होंने क्या किया कि एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को, इसको इन्होंने विश्व द्वीप कहा। लेकिन इन्होंने संपूर्ण अफ्रीका को विश्व द्वीप में स्टार्टिंग में शामिल नहीं किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मैकेंडर ने संपूर्ण अफ्रीका को कब शामिल किया। तो संपूर्ण अफ्रीका को इन्होंने 1919 में, जो इनकी दूसरी किताब आई डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी वाली, उसमें इन्होंने संपूर्ण अफ्रीका को शामिल कर दिया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वर्ल्ड आइलैंड में क्या क्या है, एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका है। एक ये चीज क्लियर हो गई आपकी, पाइवट एरिया क्लियर हो गया। और इसके अलावा कुछ और इन्होंने टर्म्स यूज किए हैं, जैसे कि इनर क्रेसेंट और आउटर क्रेसेंट। आउटर क्रेसेंट क्या है, आउटर क्रेसेंट के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि आउटर क्रेसेंट में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर दिया, सहारा के साउथ का, सहारा के दक्षिण का अफ्रीका, इसके अलावा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, आपका ये दोनों एरियाज हो गए। ये जो एरियाज हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, सहारा के दक्षिण का अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कुछ किताबों में ब्रिटेन और जापान भी लिखा रहता है। इन एरियाज को इन्होंने आउटर क्रेसेंट में शामिल कर दिया। और इनर क्रेसेंट में क्या किया, आंतरिक अर्धचंद्र, इसको हम हिंदी में कहेंगे। इनर क्रेसेंट में इस पाइवट एरिया के, हालांकि यहाँ पे हृदय स्थल लिखा है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वाले इनके वर्क को। तो उसके चारों ओर जो तटीय क्षेत्र थे, इसको इन्होंने कह दिया ये इनर क्रेसेंट है। इसी इनर क्रेसेंट को स्पाइक मैन ने रिमलैंड कहा है। तो जब हम लोग रिमलैंड थ्योरी देखेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बस आपको अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि पाइवट एरिया क्या है,
पाइवट एरिया ये एरिया है। हृदय स्थल क्या है? हृदय स्थल वाला काम इन्होंने 1904 में नहीं किया है अभी। हृदय स्थल हम लोग तब कहेंगे जब पाइवट एरिया का इन्होंने थोड़ा सा और विस्तार कर दिया था। अभी हम लोग जो देख रहे थे मैप में, अब देखिए हृदय स्थल पूरा यहां तक है, बाल्टिक सागर तक है, लेकिन पाइवट एरिया बाल्टिक सागर तक नहीं था। पाइवट एरिया जो था वो अभी पीछे ही है थोड़ा सा। तो पाइवट एरिया की बात इन्होंने की है 1904 वाली अपनी रचना में। दूसरा इन्होंने इनर क्रेसेंट को बताया है, आउटर क्रेसेंट को बताया है और वर्ल्ड आइलैंड को बताया है। इतनी बातें, ये चार चीजें इनकी 1904 की द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री की जो रचना है उसमें इतनी बातें की गई थी। अब हम लोग आते हैं सेकंड इनके वर्क पे, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। अब इसमें क्या किया इन्होंने, देखिए जो इनकी दूसरी वाली किताब थी इनकी, पहला और थर्ड वाला जो मैंने बताया ही था आपको कि वो लेख थे, ये 1919 में आई डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, और 1942 में इसका दूसरा खंड आया। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में ही इन्होंने संपूर्ण अफ्रीका को शामिल किया, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आइलैंड में संपूर्ण अफ्रीका को शामिल करने का काम डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी में किया गया था 1919 में। और दूसरा जो इस किताब का इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इसमें यहीं से हर्टलैंड थ्योरी आई। अभी 1904 में काम शुरू हो गया, 1904 में पहला लेख आ गया, उसके बाद 15 साल तक अभी हर्टलैंड थ्योरी नहीं आई है, अभी हर्टलैंड शब्द भी नहीं दिया गया है, अभी तो धुरी क्षेत्र की बात हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिस वजह से इन्होंने क्या किया, वो भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी थी। इन्होंने क्या किया कि इस जो पहले हृदय स्थल नहीं था, जो पहले धुरी क्षेत्र था, उसका एरिया बढ़ा दिया और आप देख रहे हैं कि यहां तक कर दिया। इसका एरिया बढ़ा के इसको कर दिया हर्टलैंड। इसमें भी स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हृदय स्थल और धुरी क्षेत्र एक ही है या अलग अलग है। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि धुरी क्षेत्र अलग चीज है, एरियाज वही है, लेकिन धुरी क्षेत्र में सिर्फ इतना ही एरिया है, ये क्रॉस वाला नहीं है, सिर्फ इतना एरिया धुरी क्षेत्र का एरिया है। लेकिन 1919 में जब इन्होंने हर्टलैंड कहा तो एरिया को और बढ़ा दिया। आप देख रहे हैं क्या क्या एरिया बढ़ा दिया। यहाँ पे बाल्टिक सी का एरिया है, यहाँ पे निचली और मध्य डेन्यूब घाटी है, इधर काला सागर है, टर्की के एरियाज हैं, यहाँ पे टर्की का एरिया है, और जॉर्जिया, आर्मीनिया, ये सब एरियाज हैं। ये कुछ जो एरियाज थे यहां तक इन्होंने इसका एक्सटेंशन कर दिया पाइवट एरिया का, और उसको नाम दे दिया हृदय स्थल या हर्टलैंड। और इस बदलाव के पीछे रीजन क्या थे? बदलाव के पीछे रीजन ये थे कि वो जो टाइम पीरियड था जब इनकी ये रचना आई 1919 में, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय चल रहा था। और उस समय क्या हुआ कि इनको ये एरिया तो सेफ था ही, इधर का भी एरिया इनको काफी सेफ लगा, और ब्रिटेन की सेनाएं तो यहां तक भी प्रवेश नहीं कर पाई थी। कई बार युद्ध में ऐसी स्थितियां आई, ऐसी परिस्थितियां बनी विश्व युद्ध में, तो इनको लगा कि अगर हम इस एरिया को भी मिला लेते हैं तो ये पूरा हमारा कहा जाएगा हृदय स्थल, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा सुरक्षित रहेगा, काफी सेफ रहेगा। और एक पॉइंट और यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है कि धुरी क्षेत्र में इनका ये मानना था कि यहाँ पे यूक्रेन देश है, यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है, यहीं से हम प्रवेश कर सकते हैं धुरी क्षेत्र में। हालांकि उन्होंने कहा तो है धुरी क्षेत्र सेफ है किले की तरह, लेकिन एक यहाँ से हम प्रवेश कर सकते हैं, एक उनका मानना था कि अगर चाइना जापान आपस में हेल्प करें एक दूसरे की तो यहाँ से भी प्रवेश संभव है। क्योंकि हम लोगों ने अभी मैप में देखा था कि यहाँ माउंटेन्स तो हैं लेकिन बीच बीच में माउंटेन्स नहीं भी हैं, मैदान भी हैं, तो वहां से प्रवेश हो सकता है। लेकिन बाद में इन्होंने ये कहा कि ये एरिया उतना ज्यादा वो नहीं है, डेंजरस नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जर्मनी है इसलिए ये एरिया से प्रवेश सेनाओं का हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि
इस एरिया को भी फाइनली इसमें शामिल कर लिया अपने पाइवट एरिया में, और उसको नाम दे दिया हृदय स्थल। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ा है तो आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बार क्या हुआ था कि जर्मनी की सेनाएं रूस में प्रवेश कर गई थी, और बाद में वहां पे जब लेनिन की सरकार बनी तो फिर समझौते किए गए और बहुत सारा एरिया रूस को जर्मनी को देना पड़ा था। लेकिन फिर क्या हुआ, शांति समझौता हुआ और जर्मनी को बाद में लौटाना पड़ा। जर्मनी के ऊपर तो पूरा कह दिया गया कि आपकी वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, काफी ज्यादा कर्जा हो गया जर्मनी के ऊपर। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की बातें हैं, लेकिन ये चीज है कि जर्मनी ने प्रवेश कर लिया था इस एरिया में। तो एक बार को तो लग गया मैकिंडर को कि ये चीज उतनी सेफ नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो इसको इन्होंने क्या किया कि फाइनली थोड़ा सा और इसका एरियल एक्सटेंशन कर दिया। और एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कभी भी अपनी थ्योरी में ये नहीं कहा कि हृदय स्थल पर रूस का शासन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेनली इस एरिया पे रूस ही है। लेकिन इन्होंने ये कहा, जो इनका स्टेटमेंट आया कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार स्थापित कर सकेगा। ये कहने का क्या कारण है कि हृदय स्थल बहुत ही ज्यादा, एक चीज और यहाँ पे हम बता दें कि हृदय स्थल को ये बहुत ही ज्यादा संसाधन से संपन्न मानते थे मैकिंडर महोदय। ये बहुत रिच ऑफ रिसोर्सेज वाला एरिया है, और यहां से प्रवेश संभव है। तो इनका जो ये कथन है, ये कथन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कथन ही इस पूरी थ्योरी को यहाँ पे बता दे रहा है कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा, ये पूर्वी यूरोप है जिसका यहाँ पे प्रभुत्व होगा, जो इस पे शासन करेगा वही हृदय स्थल पर अधिकार स्थापित कर पाएगा। जो यहाँ पे अधिकार स्थापित करेगा, जो यहाँ पे शासन करेगा, वह विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा। विश्व द्वीप में क्या है? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। और जो विश्व द्वीप को शासन करेगा, विश्व द्वीप पर अपना नियंत्रण रखेगा, वह पूरे विश्व को नियंत्रित करेगा। तो फाइनली पूरे विश्व को नियंत्रित करना, विश्व द्वीप को नियंत्रित करना, हृदय स्थल को नियंत्रित करना, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पूर्वी यूरोप पर शासन करना होगा। और इनका यह मानना था, इन्होंने जर्मनी को काफी इंपॉर्टेंस दी। इनको ये लग रहा था कि जर्मनी में वो क्षमता है कि जर्मनी ये काम कर सकता है, और जर्मनी ने कई बार किया भी। जर्मनी तो रूस के काफी हिस्सों तक प्रवेश कर चुका था, चाहे अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें। और यहाँ पर जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी ने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था, काफी आधा यूरोप ऑलमोस्ट जीत चुका था जर्मनी। बाद में हालांकि हार गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन एक समय पे जर्मनी विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में स्पेशली, एक अच्छी पोजीशन में था। तो ये तो बात हो गई इनकी जो दूसरी किताब थी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी की। इसी पुस्तक में इन्होंने अपना हार्टलैंड थ्योरी को प्रस्तुत किया। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि हार्टलैंड थ्योरी कब आई या किसने कब प्रस्तुत किया, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि 1904 में द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वो उनका धुरी क्षेत्र का काम था, हार्टलैंड का काम नहीं था। हार्टलैंड वाला जो मेन कॉन्सेप्ट आया वो 1919 में आया। ये बात हो गई। अब बात आती है इनकी तीसरी रचना, तीसरा इनका लेख जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में प्रकाशित हुआ, राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ पीस, 1943 में। ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, फिजिकल मैप है, लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट बस समझना है। यूरोप है एंड अफ्रीका है। इन्होंने 1943 में क्या किया, अपनी लेख राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ पीस में मिडलैंड बेसिन का विचार दिया। मिडलैंड बेसिन क्या है? देखिए 1943 तक आते आते मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैकिंडर महोदय जैसे जैसे विश्व की परिस्थितियां बदल रही थी, जैसे जैसे विश्व की राजनीति बदल रही थी, देश मजबूत हो रहे थे, देश कमजोर होते जा रहे थे, उसी के हिसाब से मैकिंडर अपनी थ्योरी में बदलाव करते जा रहे थे।
तो 1943 का जब समय आया, या जो 40 का दशक चल रहा था, उस समय यूएसए, यहाँ ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, यूएसए काफी ज्यादा एक पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आया। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि 1943 के बाद 45 में, 2 ही साल के बाद, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई। तो 1940 का दशक आते आते यूएसए एक पावरफुल देश के रूप में बन चुका था। और इधर के जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, ये भी काफी स्ट्रांग थे। तो इनका ये मानना था कि जो उस समय क्या था, रूस तो था नहीं उस समय था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि 1990 में जिसका विखंडन हो गया। कभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि 1990 में क्यों ये टूटा सोवियत संघ। धीरे धीरे 1990 और 91 के बीच में धीरे धीरे करके सभी देश उसके अलग होते गए और जो यूएसएसआर था वो टूट गया। लेकिन उसके पहले काफी समय तक वो था भी, 15 के आसपास उसमें देश थे, 15 कंट्रीज थी यूएसएसआर में। तो उस यूएसएसआर की शक्ति को काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर कौन सा एरिया था, यूएसएसआर आपका वही एरिया था जो हर्टलैंड वाला एरिया था। मेनली हर्टलैंड, पूरा हर्टलैंड यूएसएसआर नहीं था, लेकिन हर्टलैंड के काफी बड़े हिस्से पे यूएसएसआर का कब्जा था। तो उसको काउंटर करने के लिए एक ये एरिया जो है, ये यूएसए का एरिया और इधर आपका पश्चिमी यूरोप का एरिया, और बीच में ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बेसिन, इस पूरे एरिया को इन्होंने कहा मिडलैंड बेसिन, जिसमें पश्चिमी यूरोप, यूएसए का क्षेत्र और बीच में अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, इस पूरे एरिया को इन्होंने कहा मिडलैंड बेसिन। जो कि मिडलैंड बेसिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही विश्व में वह क्षेत्र है, क्योंकि उस समय यूएसएसआर में और यूएस में बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा थी कि कौन कौन ज्यादा मजबूत सेना रखेगा या कौन ज्यादा जल्दी स्पेस में जा पाएगा। हर फील्ड में कंपटीशन, हर फील्ड में यूएसएसआर में, जिसके के पास वही हर्टलैंड वाला एरिया है मेनली, और यूएसए में कंपटीशन था। तो इसी को काउंटर करने के लिए, यही मैकेंडर का मानना था कि इसकी शक्ति को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, और ये है ये एरिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट भी है, जो कि विश्व के 2 सबसे ज्यादा विकसित एरियाज को जोड़ता है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्ततम या इम्पोर्टेंट सी रूट कौन सा है, तो वो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, जिसके कि एक और पश्चिमी यूरोप के देश हैं विकसित देश, इधर यूएसए है। ये तो बात हो गई मिडलैंड बेसिन की, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट क्यों दिया मैकेंडर ने। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग बस एंडिंग की ओर ही बढ़ रहे हैं। लीना लैंड का कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीना लैंड का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये येनिसी रिवर है, ठीक है। येनिसी रिवर के पूर्व में इधर यहाँ पे एक लीना नदी है, लीना नदी का इधर बेसिन एरिया है ये। तो इसको उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कम महत्वपूर्ण है, और इससे एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि अब उनको धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगी थी कि इस एरिया को वो जितना महत्वपूर्ण मान रहे थे, जितना रिसोर्स से धनी मान रहे थे, उतना ये है नहीं, और अगर है भी तो बहुत ही दुर्गम है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है यहाँ पे, तो उतना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र नहीं था। तो इन्होंने यही कहा कि येनिसी नदी के पूर्व में ये जो लीना नदी के आसपास का एरिया है ये कम महत्वपूर्ण है, और इसके पश्चिम का एरिया बहुत अच्छा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लीना लैंड का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गई दोस्तों बात तीनों इनकी कृतियों की, तीनों में इन्होंने जो जो चीजें बताई हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म की और रेलिवेंसी की। सबसे पहले रेलिवेंसी देखें तो इस थ्योरी की रेलिवेंसी वर्तमान समय में उतनी नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी एरिया उतना अब सेफ नहीं है। हर एरिया, किसी भी एरिया को टारगेट किया जा सकता है। ऐसी ऐसी मिसाइलें, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे हथियार आ चुके हैं कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एरिया
चारों ओर से घिरा हुआ है पर्वतों से, तो सेफ है। ये चीज बिल्कुल भी ये नहीं है इस मामले में, इस थ्योरी की बिल्कुल भी रेलिवेंसी नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में है भी, कि अभी भी जो जियोग्राफिकली कोई एरिया महत्वपूर्ण है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसका महत्व अपना रहता है। ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल भी महत्व नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई एरिया बिल्कुल सेफ है, अजेय है, ये कहना गलत है। तो ये बात होगी रेलिवेंसी की। और ये चीज सही भी है कि 1940 के दशक का सिद्धांत और 2021 का समय चल रहा है, तो रिलेवेंसी उतनी होगी भी नहीं। लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, हमको उस समय की बातें समझ में आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि कैसे कैसे इन्होंने थ्योरी में चेंज किया, ये चीज हम लोगों ने समझा। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म भी इसका यही है कि सबसे पहला क्रिटिसिज्म का पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इन्होंने हार्टलैंड वाले एरिया को जितना ज्यादा महत्व दिया, वास्तव में वो उतना अच्छा है नहीं। बहुत ही दुर्गम एरिया है, जहां पर जो कि वास्तव में विश्व शक्ति नहीं बन सकता है। पॉपुलेशन को वहां का जो है, पॉपुलेशन को भरण पोषण ही वो लोग नहीं करवा पाएंगे, जो कि वहां की कंडीशंस है, जिस तरह का वहां तापमान रहता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है डिफेंस की फील्ड में, हथियारों के क्षेत्र में। तो किसी भी एरिया को बिल्कुल किले की तरह सेफ मानना ये पूरी तरीके से गलत है। कुछ विद्वान एक क्रिटिसिज्म ये भी करते हैं कि इन्होंने सिर्फ यूएसएसआर, यूएसए, इन सब की चर्चा की है, पश्चिमी यूरोप की चर्चा की है, लेकिन इन्होंने अदर एरियाज की चर्चा नहीं की। और ये बात सही भी है कि अगर आज ऐसा सिद्धांत बने तो दो देश और शामिल होंगे, चाइना एंड इंडिया, क्योंकि ये दो भी सुपर पावर्स हैं मिलिट्री के क्षेत्र में। तो ये आज के समय में अगर हम देखें तो आज के समय में सिर्फ इतने ही नहीं है, इजराइल एक बहुत ही पावरफुल देश है। अगर कोई ऐसा थ्योरी बनता है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं शक्ति की, तो इजराइल जैसे देश, इंडिया, चीन, ये देश जो है पावरफुल कंट्रीज हैं, ये भी उस थ्योरी का पार्ट होंगी। लेकिन उस समय ऐसी कुछ स्थिति थी नहीं, ये देश उतने शक्तिशाली नहीं थे, तो इस वजह से उनको नहीं शामिल किया गया। और उपनिवेश थे वहां पे, जैसे इंडिया तो ब्रिटेन का ही हिस्सा था, तो अलग से तो शामिल कर भी नहीं सकते थे। तो ये चीज है। तो अगर आज के समय में इस तरह का कोई सिद्धांत बनता है तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव आएगा। और वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो पूरे विश्व में जो विश्व शक्ति की बात चल रही है आज के समय में, सुपर पावर, तो अब एरियल एक्सपेंशन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, या सैन्य शक्ति बढ़ाना अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकली एक दूसरे को काउंटर करने की बात चल रही है। जैसे चाइना जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपनी इकोनॉमिकली अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो ये वाला अब मॉडल थोड़ा सा ओल्ड हो गया है कि युद्ध हो, युद्ध में हम जीते, वो वाली बात अब उतनी नहीं रही। अब क्या हो रहा है कि देश दूसरे पे देश को लोन्स दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनके एरियाज को धीरे धीरे इनडायरेक्टली कैप्चर कर रहे हैं। जैसे कि जो काम चाइना कर रहा है पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में और श्रीलंका में, अफ्रीकन कंट्रीज में जो काम चाइना कर रहा है। और वर्तमान समय में विश्व में जो लड़ाई है वो वास्तव में रूस और यूएस के बीच में अब रही ही नहीं। अब वास्तव में जो लड़ाई है वो चाइना एंड यूएसए के बीच में है, और पूरा विश्व उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्योंकि रूस अभी भी सैन्य शक्ति है लेकिन इकोनॉमिकली वीक हो चुका है, और चाइना एक सुपर पावर के रूप में चाइना काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है अभी के समय में। तो अगर अभी के समय में इस तरह की थ्योरी बनती है तो निश्चित रूप से चीन का उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये हो गई दोस्तों थ्योरी मैकिंडर की हार्टलैंड। हम लोगों ने काफी अच्छे से इसको समझा, इंपॉर्टेंट चीजें देखी, और अगर हम लोग इसमें एक रिवीजन देख लें क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने मैकिंडर के बारे में जाना, कुछ बेसिक्स और उनका बेसिक आइडिया, उनका एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोगों ने जो इनकी तीनों रचनाएं हैं, किस रचना में उन्होंने क्या बताया है, ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आप अपना एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री 1904, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919 और 42, और द राउंड वर्ड एंड मीनिंग ऑफ पीस 1943। इसके बाद हम लोगों ने क्रिटिसिज्म के कुछ पॉइंट्स देखे,
रेलिवेंसी को देखा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी। द फिजिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1890, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेख इनका स्कॉटिश ज्योग्राफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ और यहीं से इन्होंने कहीं न कहीं नींव रखना शुरू कर दिया था इस थ्योरी का। ये कथन आपने सुना ही होगा, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार स्थापित करेगा, जो हृदय स्थल पर अपना अधिकार करेगा वो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा और वही विश्व को भी नियंत्रित करेगा। तो पूर्वी यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की। ये 7 टर्म्स आपको पता होने चाहिए, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड आइलैंड, पाइवट एरिया, हर्टलैंड, इनर क्रेसेंट, आउटर क्रेसेंट, मिडलैंड बेसिन, लीना लैंड। लीना लैंड क्या है? येनिसी के पूर्व का एरिया जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसको उन्होंने बाद में कम महत्वपूर्ण माना। मिडलैंड बेसिन हम लोगों ने चर्चा कर ही ली, वेस्ट यूरोप, यूएसए और बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इस पूरे रीजन को उन्होंने मिडलैंड बेसिन कहा। आउटर क्रेसेंट ये भी हम लोगों ने देखा, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, सहारा के दक्षिण का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये मेन इसके रीजन्स हैं। कुछ लोग इसमें जापान और ब्रिटेन को भी ऐड करते हैं। इनर क्रेसेंट, इसमें हम लोगों ने देखा जो पूरा हृदय स्थल के किनारे का जो भी तटीय वाला हिस्सा था वो पूरा इनर क्रेसेंट था। इसी को आगे चल के स्पाइक मैन ने रिमलैंड नाम दिया। हर्टलैंड हम लोगों ने देख ही लिया पूरा एरिया। पाइवट एरिया से हम लोगों ने शुरुआत की जो कि किले की तरह सेफ एरिया था। और विश्वद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से इस थ्योरी की स्टार्टिंग होती है। इसमें इन्होंने अफ्रीका को, एशिया को और यूरोप को शामिल किया और विश्व की मैक्सिमम पॉपुलेशन यही निवास करती है। तो इस प्रकार इस अध्याय में इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग किसी और इंपॉर्टेंट थ्योरी को देखेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।